नमस्कार। खास खबर में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लोकसभा चुनावों का जो इंतजार है वो अब खत्म हो गया है और अब ऐसे में 4 जून को पता चल जाएगा कि आने वाले 5 सालों में देश कौन चलाएगा, किसकी मेहनत रंग लाएगी। और बात करें अगर हरियाणा के करनाल विधानसभा सीट की, तो यहां पर उपचुनाव होंगे और इसी को लेकर करनाल में उपायुक्त उत्तम सिंह ने प्रेस वार्ता भी की और कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं बैंक खातों के ट्रांजैक्शन पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। चुनाव को लेकर के करनाल लोकसभा में 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं जो कि अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और बता दें कि फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव करनाल में कराया जाए, उसको लेकर के प्रशासन जो है अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा। प्रशासन ने उन बैंक अकाउंट पर भी पैनी नजर रखी हुई है जो कि आमतौर से पैसे के लेन देन में शामिल होते हैं। आमतौर से जिनकी पैसों के लेन देन देने की जो ट्रांजैक्शन है पहले नहीं होते थे, लेकिन चुनाव आते ही इनके जो बैंक खाते एक्टिव हो जाते हैं और इसमें पैसे आने लगते हैं, जिस पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। और बता दें जिसके लिए सभी पार्टियां जो हैं अपना दम भरती हुई भी नजर आ रही है। वहीं बात कर ले अगर इनेलो ने, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अभय चौटाला को मैदान में उतारा है और वहीं जेजेपी भी जो है अपने प्रत्याशियों के नाम पर अभी माथापच्ची कर रही है, उनके नाम पर जो चर्चा कर रही है। और बीजेपी के 6 प्रत्याशियों का ऐलान जो है वो हो गया है और बता दें कि 4 नाम जो है अभी और बीजेपी की तरफ से घोषित होना बाकी है। पार्टियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या रहेगा, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। करनाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव कितना जो है अहम हो जाता है, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है तैयारियां जोरों पर चल रही है। साथ ही करनाल में विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं और विधानसभा उपचुनाव को लेकर के करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करी है, पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि करनाल में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव जो है उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार जो है एक के बाद एक बैठकें जो है प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा की जा रही है और साथ ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के जो है तमाम अधिकारियों को जो है निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही बात कर ले तो करनाल लोकसभा में जो है 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं जो अपने मतदान का जो है मत का इस्तेमाल करेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो है वो अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना करनाल के लिए भी जो प्रशासन जो है एक महत्वपूर्ण हो जाता है और प्रशासन उसको लेकर के अपनी अहम भूमिका निभाते हुए भी देखा जा रहा है। लगातार बैठकें की जा रही है, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन की तरफ से जो है उन बैंक अकाउंट पर भी पैनी नजर रखी जा रही है जो कि आमतौर पर जिसमें पैसों का लेन देन नहीं होता था, लेकिन इलेक्शन आते ही जो है उन बैंक खातों में लेन देन देखने को मिलता है। अति संवेदनशील और संवेदनशील जो भी इलाके हैं हरियाणा में, प्रशासन जो है उसकी तरफ जो है कड़ी निगरानी कर रहा है, उन्हें चिन्हित कर रहा है और तैयारी जो है उन बूथों पर जो है वो कड़ी तैयारी की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विजेंद्र जुड़ गए हैं। विजेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास में है? करनाल में विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम लोकसभा की, तो निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की है और बैठक में साफ तौर पर जो अधिकारी हैं उनको बताया गया कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से जो चुनाव है वो निष्पक्ष चुनाव करने हैं। उसके लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। साफ तौर पर जिस तरह से 6 लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और ऐसे में जो नामांकन प्रक्रिया है वो 29 अप्रैल से शुरू होनी है और 6 मई तक आप नामांकन भर सकते हैं, जिसका समय 11 बजे से 3 बजे तक रखा गया है। साथ ही 9 मई तक आप अपना नामांकन वापस। कुछ ऐसे नेताओं को भी कांग्रेस में शामिल करवाया गया जिनको पिछले विधानसभा चुनाव के बाद इनेलो ने अभय चौटाला को मैदान में उतारा है। वहां की क्या समीकरणें दिख रही है? अभय चौटाला के लिए ये जंग जो है कितनी चुनौतीपूर्ण होगी, आसान होगी, क्या कुछ?
कुरुक्षेत्र का रण जो है अपने आप में जो है वो रोचक होने वाला है, क्योंकि जो वर्तमान हरियाणा के मुख्यमंत्री वो कुरुक्षेत्र से ही सांसद पिछली बार चुने गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीट को दोबारा जीतने जो है उनके लिए खुद के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर हम सीटों के समीकरण की बात करें तो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को जो है ये टिकट दी है। तो इसके बाद जो सुशील गुप्ता है वो एक नॉन जाट चेहरा, और वहीं अगर हम अजय सिंह चौटाला की बात करें तो वो एक कट्टर जाट चेहरा कहीं ना कहीं हरियाणा में माने जाते हैं। और अगर हम बाकी सीटों की अगर हम बात करें, नरवाना और जींद की कुछ सीटें, कुछ कलायत की और कैथली कुछ सीटें बात करें, तो ये सीटें जो है कहीं ना कहीं जाट बहुल्य 3-4 ऐसी सीटें हैं जो पूरी तरीके से जाट बहुल्य। ऐसे में अब समीकरण जब तक पूरे नहीं बैठने, जब तक जो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी की घोषणा नहीं करते, तो शायद तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये सीट वाकई में फंसी हुई कहीं ना कहीं जो है वो नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ इंडिया गठबंधन में दे दिया। तो ऐसे में जो बताया जाता है राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर जो कैथल जिले के जो जाट बाहुल्य विधानसभाएं हैं 4 से 5, वो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के को जो है भारी दिखाएंगी। और बहरहाल अभी हमें सिर्फ एक बार बीजेपी का थोड़ा सा जो है इंतजार करना पड़ेगा। जी, क्या समीकरण है, क्या जो है वहां पर क्षेत्रीय स्थिति है, पंजाब वोटर्स, जो पंजाबी वोटर्स है, जाट वोटर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले विधानसभा चुनाव जो है करनाल से लड़ा था और अब इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लक्ष्य क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि गुरुग्राम की जो भी पॉलिटिकल स्थिति जो है समीकरणें बनती हुई दिख रही है। साथ ही ओपी शर्मा बता रहे थे कि चुनाव आयोग ने बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। ऐसे में गुरुग्राम प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है? देखिए, गुरुग्राम प्रशासन निर्वाचन अधिकारी डीसी निशांत कुमार यादव की माने तो जो अधिकारियों की बैठक में तमाम तरह की जो गाइडलाइन है वो उनको बताई गई है कि किस तरह से फेयर चुनाव कराना है। किसी प्रकार असामाजिक तत्व या हथियारों की सप्लाई ना हो, किसी प्रकार का दारू का इस तरह का कोई वो ना हो चुनाव में, जिस तरह से जो वोटर्स हैं उनको प्रलोभन ना दिया जाए। ये तमाम चीजें बताई गई हैं। और अब किस तरह से जब चुनाव होगा इन पर किस तरह से अमल होगा, ये तमाम जो गाइडलाइन है वो अधिकारियों को बताई गई है। किस तरह से और जो नए मतदाता है उनको जागरूक करने के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम प्रशासन की ओर से चलाए जाएंगे, जिससे कि जो जिनका पहली बार वोट बना है वो मतदान करें, क्योंकि मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में लगातार प्रशासन इस तरह के कार्यक्रम भी चलाता है चुनाव के दौरान। और लगातार जो पुलिस है उससे भी बैठकें की है कि किस तरह से अधिकारियों को किस तरह से काम करना है। तमाम तरह की जो बातें हैं वो चर्चाएं की गई हैं। चुनाव को निष्पक्ष रूप से किस तरह से करवाना है, तमाम तरह की बातें बैठक में की गई। जी बिल्कुल ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि विजेंद्र बता रहे हैं कि प्रशासन की पूरी तैयारी की गई और साथ ही चुनाव आयोग ने इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, चाहे वो वोटर की बात हो, निष्पक्ष मतदान की, कि उनकी तरफ से पूरा जो है प्रयास किया जाएगा कि एक व्यक्ति एक ही वोट डाल पाए, उसको लेकर के कड़े इंतजाम किए, सुरक्षा के इंतजाम किए, बॉर्डर्स पर इंतजाम किए हैं, तो बूथों पर भी जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए दिव्या, अगर हम हमारे चुनाव की बात करें तो चुनाव का जो बिल्कुल आउटर जो पहली बैरिकेडिंग होती है किसी भी आज, तो वहाँ पर जो केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, अंदर जो है वो राज्य पुलिस जो है वो अपनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालते हैं। आउटर साइड में तो केंद्रीय सुरक्षा बल होते हैं। अगर हम अंदर की बात करें तो पूरा चुनावी अमला जुमला अंदर होता है, और जो अंदर की जो हरकतें हैं, इसके अलावा जो अर्ध सुरक्षा बलों के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो भी टाइम टू टाइम जो है वो गश्त करते रहते हैं। जो है रैपिड एक्शन फोर्सेज जो बनाए जाते हैं, सभी को एक कंट्रोल रूम बनाया जाए, जैसे जहाँ पर भी कोई सूचना मिलती है उसी तो वहाँ के लिए जो फोर्सेज भिजवा देते हैं। अक्सर देखने में आता है कि कई बार
विधान जो ईवीएम होती है उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, कई बार वीवीपैट में जो है प्रिंटर नहीं चलता है, या फिर ईवीएम मशीन की जो है वो बैटरी में जो है कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो जिसके चलते अगर चुनाव प्रक्रिया में वोटिंग डालने में कोई भी दिक्कत आती है तो अक्सर वहां पर तनाव जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इन सभी से निपटने के लिए जो है हर जिले में 3 से 4 जो है वो अतिरिक्त कंपनियां बटालियन की बात करें तो उनको जो है तैनात किया गया, जो सूचना मिलने पर तुरंत जो है संबंधित क्षेत्र में जाकर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो मेंटेन करेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो 1051 जाता है कि चुनाव आते हैं, चुनाव होते हैं और उसके बाद जो है ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है, देखिए हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, और इसमें अगर ईवीएम की विश्वसनीयता के ऊपर विपक्ष जो है सवाल उठाता है तो कहीं ना कहीं शायद उनके सवालों का जवाब जरूर जो है वो सरकार को एक सही तरीके से जो है वो देना चाहिए। हालांकि विपक्ष टाइम टू टाइम कहता रहता है कि ईवीएम मशीन के साथ जो है टेम्परिंग जो हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग या फिर भारत केंद्र सरकार की बात करें तो वो इस बात से कभी भी जो एग्री नहीं थे। हालांकि इस ईवीएम की शुरुआत जो है कांग्रेस के शासन में हुई थी, और वो इस वजह से हुई थी कि पहले जो बैलेट के द्वारा जो इलेक्शन होता था तो करीबन। जी आपसे लेना चाहेंगे कि ये हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं कितनी अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाती है, साथ ही अन्य पार्टियों के लिए हो जाती है, क्योंकि एनडीए 400 पार का दावा कर रही है, इंडिया गठबंधन है वो भी पूरी एड़ी चोटी का जो है वो जोर आजमा रहा है, तो कितना अहम ये चुनाव हो जाता है और साथ ही किस पार्टी का जो है जनता के प्रति रुझान जो है देखने को मिल रहा है? लक्ष्य हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्य, क्या कुछ स्थिति है हरियाणा की? एनडीए 400 पार का दावा कर रही है, इंडिया गठबंधन भी जो है अपना एड़ी चोटी का जोर आजमा रहा है, जनता के बीच क्या रुझान देखने को मिल रहा है? ज्यादातर देखा है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें ज्यादातर जो भाजपा है उसको वोट ज्यादा मिलता है, और ऐसे में विधानसभा चुनाव का जो समीकरण है उसको भी एक देखना पड़ेगा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की भी जो लहर है वो देखने को मिली थी, लेकिन जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो चेंज हुए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता का जो रुख है वो क्या रहने वाला है, क्या जो विपक्ष है लगातार भाजपा पर निशाना साध रहा है, बेरोजगारी का, नौकरी का और महंगाई का, क्या ये तमाम जो मुद्दे हैं विपक्ष वो काम करेंगे, ये तमाम जनता पर कितना असर डालेंगे, ये मतदान होने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल तो तमाम पार्टियां हैं पूरी एडी चोटी का जोर लगाकर अपने चुनावी प्रचार में लगातार लगी हुई हैं, और ऐसे में मतदाताओं पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्या जो जातिवाद की राजनीति है क्या वो देखने को मिलेगी, क्या ध्रुवीकरण होगा, क्या राजनीतिक जो है उसमें कुछ न कुछ बदलाव होगा, ये भी देखने वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही विजेंद्र कुमार, ओपी शर्मा, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव जो है सर पर हैं और ऐसे में कुछ प्रत्याशियों का ऐलान जो है सभी पार्टियों के द्वारा अभी होना बाकी है, साथ ही करनाल में विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं, ये भी अहम हो जाते हैं। इसी को लेकर के आज हमारे खास प्रोग्राम में चर्चा की थी। तब साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पूरी तैयारी मैदान में जाकर के कर रही है, वोटर को लुभाने की कोशिश कर रही है और अपनी एड़ी चोटी का जोर आजमा रही है। खास खबर का खास प्रोग्राम देख रहे थे आप। इससे फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।